सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पुराणिक और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आर्थिक मुद्दे, जिसमें आज हम बात करेंगे सरकारी कंपनियों के बिगड़ते हालात की। सार्वजनिक क्षेत्र यानी मोटे तौर पर सरकारी संगठन जैसे बीएसएनएल या एमटीएनएल या स्टेट बैंक जैसे बड़े पुराने नाम याद आ जाते हैं, पर पुराने होने भर से धंधे में कामयाबी नहीं आ जाती। हाल में सरकारी संगठन बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में भी दिक्कत आई। पुरानी पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास बहुत संपत्ति है, पर उनसे कमाई करने की क्षमता नहीं है। जैसे बीएसएनएल के पास कुल मिलाकर करीब 75,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, पर यह कंपनी इतना भर भी नहीं कमा पाती कि अपने कर्मचारियों को सही टाइम पर सैलरी दे पाए। उल्टे बीएसएनएल समेत तमाम बड़ी सरकारी कंपनियों ने इतने बड़े घाटे खड़े कर दिए हैं कि शंका पैदा होती है कि क्या उनका अस्तित्व जायज़ है या नहीं। एयर इंडिया का कुल घाटा करीब 53,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। यह रकम कितनी बड़ी है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हर हफ्ते हर महीने भारतीय अर्थव्यवस्था जितने संसाधन जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से कमाती है, उसकी करीब आधी रकम जितना घाटा हो चुका है एयर इंडिया को। पर पब्लिक सेक्टर का सिर्फ अर्थशास्त्री समस्या से भरा हुआ नहीं है, पब्लिक सेक्टर की राजनीति भी बहुत उलझी हुई है। तमाम घाटे के बावजूद किसी पब्लिक सेक्टर इकाई को बंद करना बहुत मुश्किल काम है। संसाधन लगातार नष्ट होते जाते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास विशेषज्ञ हैं। अनिल उपाध्याय आर्थिक विषयों के जानकार होने के साथ साथ खुद भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक में लंबे अरसे तक काम करते रहे हैं। स्कंद विवेक, आप हिंदुस्तान अखबारों में आर्थिक मामलों के विशेष संवाददाता हैं। स्वागत है आपका। इससे पहले कि हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा शुरू करें, आइए देख लेते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। बीते दिनों 19 फरवरी को देश भर में बीएसएनएल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। कर्मचारियों की अपनी कई मांगें थीं। इसमें 4G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन, भूमि प्रबंधन नीति की मंजूरी और वेतन संशोधन समिति की सिफारिशें लागू करने जैसे बिंदु शामिल हैं। गौरतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल इस समय करीब 8,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। इसी तरह की समस्या सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के साथ भी है। एक अनुमान के मुताबिक एयर इंडिया पर 48,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का कर्ज है। वर्ष 2007 में इंडियन एयरलाइंस का विलय होने के बाद से एयर इंडिया लगातार घाटे का सामना कर रही है। इसके अलावा सरकारी बैंकों के भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं, जिनमें लगभग 11 लाख करोड़ के एनपीए का अनुमान है। सरकार द्वारा संचालित कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी पीएसयू कहा जाता है। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी 51% या इससे अधिक होती है। दरअसल आजादी के पहले हमारा देश आय में असमानता, बेरोजगारी, अकुशल श्रम शक्ति और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी दिक्कतों से जूझ रहा था। इसके अलावा निजी कंपनियां उन क्षेत्रों में रुचि नहीं लेती थीं जहां पर भारी भरकम निवेश होता था और लाभ की मात्रा कम होती थी। इसलिए सरकार ने निजी कंपनियों के व्यावसायिक व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए व्यवसाय में सीधे तौर पर भाग लेना शुरू किया। सरकार का मकसद संतुलित विकास, जन कल्याण और आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देना था। लेकिन इतनी अहमियत और प्रयासों के बावजूद ज्यादातर पीएसयूज का आउटपुट संतोषजनक नहीं रहा। जिस मात्रा में इन पीएसयूज में पूंजी निवेश किया जाता है, उसकी तुलना में मुनाफा बहुत ही कम आ रहा है। अपनी क्षमता का पूरी तरह से दोहन न कर पाने के कारण ये कंपनियां लगातार घाटे का सबब बनी हुई हैं। साथ ही इनकी लागत जितनी होनी चाहिए, लालफीताशाही के कारण वास्तविक लागत उससे काफी ज्यादा आ रही है। जरूरत से ज्यादा राजनीतिक दखलंदाजी ने सरकारी कंपनियों की क्षमता को बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। इसके अलावा इन सरकारी कंपनियों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि
एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद ये कर्मचारी नए कौशल सीखने के लिए उत्साहित नहीं रहते। इन दिक्कतों से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। इसके लिए साल 1991 में एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है। सरकार ने लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को स्वायत्तता और वित्तीय शक्ति देकर नवरत्न और मिनी रत्न का स्तर प्रदान किया है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के तहत लोक उद्यम विभाग को सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSEs का नोडल विभाग बनाया गया है। ये विभाग CPSE से संबंधित नीति बनाने का काम करता है। मौजूदा वक्त में भारत में 8 महारत्न कंपनियां, 16 नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ये दर्जा इन कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में उनके टर्नओवर, मार्केट कैपिटल और लाभ के आधार पर दिया जाता है। तो अनिल जी, इसकन जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी। इसकन जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है सार्वजनिक उद्यमों के सर्वे का, उसके हिसाब से 31 मार्च 2018 तक कुल 23 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश थी सार्वजनिक उपक्रमों में। लेकिन हम देखते हैं डेटा तो बहुत निराशा भरा है कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बावजूद BSNL का 17-18 घाटा करीब 8,000 करोड़ रुपए का है। MTNL का घाटा हम देखते हैं करीब 3,000 करोड़ रुपए का है। एयर इंडिया 5,000 करोड़ से ऊपर का घाटा है। सवाल यह है कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बावजूद अगर हमारी BSNL समेत तमाम सरकारी कंपनियां सैलरी भर पेमेंट करने का जुगाड़ नहीं कर पा रही हैं, तो क्या इससे इन कंपनियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो जाता है? हम जो BSNL की मैं बात करूंगा तो मैं उसमें 2 हिस्से में बात करना चाहता हूं। जो पहला हिस्सा है कि हमें सेक्टर को भी देखना होगा कि पूरा ओवरऑल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है और फिर PSU कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम दूरसंचार क्षेत्र को देखें तो सारी कंपनियां, चाहे वो निजी हो चाहे प्राइवेट हो, जियो के आने के बाद से सभी दबाव में थी। कॉल रेट्स सबको कम करने पड़े। जो मेन कमाई हो रही थी वो डाटा से हो रही थी। डाटा की कीमतें अचानक से आपकी 5 गुनी कम हो गई। BSNL जो 5 साल पहले 300 रुपये से 250 रुपये प्रति ग्राहक कमाता था, वो अभी 50 रुपये से कम हो गई है। ये सबके साथ हो रहा है। तो अगर हम सेक्टर वाइज बात करेंगे तो पूरा सेक्टर दबाव में है। हो क्या रहा है कि निजी क्षेत्रों में, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो चाहे वो एयरटेल हो, वहाँ प्रमोटर्स अपने पैसे लगा रहे हैं और उनकी कंपनियां टिकी हुई हैं और परफॉर्म कर रही हैं। BSNL की प्रमोटर है केंद्र सरकार, जिसने इससे पैसा देने से ही इनकार कर दिया। समस्या वहां से आई। दूसरा, इस BSNL को सरकार ने ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए लोन लेने से भी मना कर दिया। तो अब BSNL को अचानक से तंगी आ गई। इतनी पाबंदी अगर आप एयरटेल पे भी लगा देंगे, जियो पे भी लगा देंगे या वोडाफोन पे भी लगा देंगे, वो भी अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो हम इसलिए दबाव सेक्टर का है और हम पूरी तरह से BSNL को दोष नहीं देते। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि BSNL की समस्या सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या हो, अलग मसला है, लेकिन वो टेलीकॉम सेक्टर की समस्या है जिसमें नए प्रतिस्पर्धी के आने के बाद लागतों में, कीमतों में बुनियादी परिवर्तन आ गए और बहुत सस्ते में अपना आइटम बेचना पड़ रहा है। और BSNL उस सस्ते में बेचने के लिए वो वित्तीय स्थिति उसके पास नहीं है और उसका जो प्रमोटर है उसको यानी केंद्र सरकार उतना पैसा नहीं दे रही है। लेकिन मैं जी आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद काम कर चुके पब्लिक सेक्टर में, एक डेटा और मेरे पास आता है। BSNL में एक एम्प्लॉय करीब 650 कस्टमर को डील करता है, अभी सर्वे है। MTNL में कुछ 160 कस्टमर्स को डील करता है। वोडाफोन में एक एम्प्लॉय 27,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को डील करता है। भारतीय एयरटेल में 20,000 से ज़्यादा को डील करता है। जियो में ये आंकड़ा 17,500 का है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंकड़ा हम कंपेयर करें सरकारी कंपनियों से, लेकिन सरकारी कंपनी में एक एम्प्लॉय 650 को सर्विस दे रहा है, यहाँ कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला 20,000 से कम को नहीं दे रहा। तो क्या आपको लगता है कि पूंजी ही एकमात्र समस्या है या कुछ और कर्मचारियों को लेके, उनकी एफिशिएंसी को लेके ये मसले भी खड़े होते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स? जी, ये बात मैं वहीं से शुरू करूँगा। विवेक जी ने कहा है कि BSNL को पूंजी देने से या ऑपरेशनल पूंजी देने से मना किया गया, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं इसको गलत बात इसलिए नहीं मानता हूँ कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जितना भी खराबी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में है वो सामने आ रही है। आज भी आप देखें तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप देखें जेट एयरवेज़ में जो प्रॉब्लम है वो आपकी एयर इंडिया से भी अधिक है। उसके बारे में हम जानते हैं, वहाँ 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो कोई पब्लिक सेक्टर अगर कोई एंटरप्राइज़ है और वो भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है सैलरी देना, तो वो बात आगे आनी चाहिए, ना कि चुपचाप गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करे। तो एक बात तो ये अच्छी हो रही है कि
अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो अपने आप में अच्छी बात नहीं है, लेकिन कम से कम वो 1 महीने की तनख्वाह लेट हुई है और उस तरह से हमको ये मालूम चल गया कि ऑपरेशनली BSNL ठीक नहीं चल रहा है। पहले समय में उस चीज़ को दबा दिया जाता था और पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता था ताकि उस बारे में पता ना चले और गवर्नमेंट की बदनामी ना हो। बात दूसरी आई, ये डाटा जो आपका बता रहा है कि एक कस्टमर, एक आदमी जो है वो 600 कुछ कस्टमर्स को डील करता है और प्राइवेट कंपनी में 27,000 को डील करता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है और इतना ज़्यादा होना सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि वो आउटसोर्स करते हैं और उनके पास तकनीक है जिसके हिसाब से वो उन लोगों को कम एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा काम करा लेते हैं। हाँ, हो ये रहा है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत एक बॉट डेवलप हो गए हैं। तो बात तो आपका बॉट करता है, लेकिन वो जो आपका आंकड़ा 27,000 का है उसमें एक आर्टिफिशियली कंप्यूटर बात कर रहा है, वो आंकड़ा है। ये बॉट सरकारी क्यों नहीं ला सकती, सरकारी कंपनी क्यों नहीं ला सकती? सवाल ये भी उठता है ना, सरकार जो चीजें निजी सेक्टर कर रहा है वो पब्लिक सेक्टर को करने से किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है और यही बात है कि वो एफिशिएंसी आनी चाहिए वहाँ पर। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ और उसकी तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है। पूंजी के अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात है और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा अगले 2-3 साल में लगभग आधा एम्प्लॉय जो है वो BSNL का रिटायर हो रहा है। और जिस वक्त इसकी स्थापना करी गई थी, टेलीकम्युनिकेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया है, वहाँ जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुरू में नहीं आता था और पॉलिसी के तहत हमने उसको खोला नहीं था, तो गवर्नमेंट को लाजमी तौर पे उसमें आना पड़ा था क्योंकि देश के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर के पैसा लगने लगा है और सुखराम जी के ज़माने से और 92-93 की अगर आप बात करें तो जब हमने टेलीकॉम सेक्टर को ओपन किया था तब से वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो एक अच्छी बात इस तरीके से तो है कि धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर और अचानक से आप इनको नहीं इसलिए ख़त्म कर सकते हैं या इनको अचानक से आप नहीं बेच सकते हैं क्योंकि एक सोशल ऑब्लिगेशन के तहत उनको स्थापित किया गया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एफिशिएंसी के साथ साथ सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत बड़े मसले हैं और मसला दरअसल यूँ हो गया है कि वो रोल मॉडल हैं बतौर एम्प्लॉयज़। मैं एक आर्टिकल में लिख रहा था कि मैंने किसी से पूछा कि आप सरकार में काम क्यों करना चाहते हैं, उसने क्या कहा कि सरकार काम नहीं करती, सरकार में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, सरकार टैक्स पेयर से पैसा लेती है और उसको कहीं भी डाल सकती है और लगभग अनअकाउंटेड तरीके से, कि अकाउंटेबिलिटी उस तरह से नहीं बनती उसकी। लेकिन स्कंद जी, आप और हम सब लोग अर्थशास्त्र के जानकार हैं, एक आंकड़ा ये कहता है कि अकेले BSNL के पास करीब 75,000 करोड़ की एसेट्स हैं। 75,000 करोड़ की एसेट्स। सबसे खराब रिटर्न कोई व्यक्ति अगर मैनेज करे तो 5% रिटर्न लेके आ सकता है, यानी कि बहुत आसानी से 4-5 हज़ार करोड़ रुपया आपको आ सकता है अगर आप पैसा उठा के बैंक में जमा कर दें। उतना भी ये कंपनियां नहीं अर्न कर पा रही हैं, रादर उल्टा जा रहा है। तो एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एफिशिएंसी कितनी है, वो एक अलग मसला। मूल सवाल ये है कि पूंजी, कैपिटल जो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में नहीं है, आर्थिक संसाधनों का अपव्यय नहीं है, वेस्टेज नहीं है कि इतना पैसा लग गया, रिटर्न कुछ नहीं आ रहा। तो इकॉनमी के एंगल से क्या पब्लिक सेक्टर शेयर इकोनॉमिक वेस्टेज नज़र नहीं आता? बिल्कुल। अभी तक ये है, इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया, लेकिन अभी जो एयर इंडिया को लेके जो IIM अहमदाबाद को रिवाइवल का प्लान जो बना रहा है उसमें इसी लैंड मोबिलाइजेशन का ही उसने एक बात की है कि एयर इंडिया के पास जो 70,000 करोड़ की लैंड पड़ी है उससे फंड मोबिलाइज किया जाए। दूसरा ये भी एक चल रहा है, सॉरी एयर इंडिया BSNL की बात कर रहा था, BSNL के पास जो लैंड पड़ी है उसको मोबिलाइज किया जाए। उसके अलावा उसी पैसों से वो VRS देने की बात कर रहे हैं। 70,000 करोड़ की ज़मीन एक बड़ी ज़मीन है, उसमें से अगर आप आधा हिस्सा भी आप उसको मोबिलाइज कर पाते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये हमारे जितने भी PSUs है इसकी समस्या है, उनके पास संसाधन भरे पड़े हैं, चाहे वो आपका एयर इंडिया हो, चाहे वो BSNL हो, चाहे आपकी ITI हो। अब भोपाल जाएं तो लगभग चौथाई भोपाल BHEL है। बिल्कुल, भारतीय इलेक्ट्रिकल के पास इतनी भारी लैंड है उनके पास। ये जो रिसोर्सेज का जो सही उपयोग नहीं हो रहा है, ये हमारे PSUs के लिए एक बड़ी समस्या है और इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा सरकारों को। महत्वपूर्ण बात स्कंद जी ने ये कही कि रिसोर्सेज हैं, उसको नंबर 1 आप कैश में कन्वर्ट कैसे करें, बड़ी समस्या, और मोनेटाइज कैसे करें, और वो इस्तेमाल ठीक नहीं हो पा रहा। नीति आयोग ने एक अपने डॉक्यूमेंट में ऐसा कहा, ऐसी खबर है कि BSNL को बंद कर दिया जाए। जो आपने सवाल उठाया था कि पैसे नहीं दिए जा रहे, सरकार पैसे नहीं दे रही, उसके ऑपरेशनल रीजंस ये हैं कि जिस मार्केट में बड़े बड़े पुराने महारथी नए इनकम्बेंट का, प्रिसाइजली रिलायंस जियो का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे मुकाबला करेंगे? मैं थोड़ा सा डिबेट को अलग लेवल पे लाता हूँ। फ़र्क क्या हो गया है? 30 साल पहले मोनोपोली BSNL होती थी। कस्टमर का, यानी हम और BSNL का संबंध राजा और प्रजा का था। हम प्रजा थे, कष्ट में थे, रिक्वेस्ट करने जाते थे, उनका ऑफिसर वाला एटीट्यूड होता था कि करेंगे करेंगे नहीं करेंगे। अभी कस्टमर और दुकानदार का रिलेशन है। राजा और प्रजा
कस्टमर और दुकानदार, ये दोनों संबंध बहुत अलग अलग हैं। राजा डिक्टेट करता है, प्रजा हाथ जोड़कर रिसीव करती है। मार्केट में अब मामला दूसरा हो गया। कस्टमर कहता है कि मुझे सर्विसेज चाहिए, फास्ट चाहिए, सस्ती चाहिए। अब आप राजा नहीं हो, आप काम करके आए हैं सरकारी संगठन में। अनिल जी बताइए कि राजा प्रजा से कस्टमर और दुकानदार मेंटलिटी में क्या हमारा पब्लिक सेक्टर शिफ्ट हो पाया है? जी, आपकी बात में बड़ा अच्छा एक एनालॉजी इसमें रखी कि राजा और प्रजा का संबंध है। वो चीज़ें तो अब ख़त्म हो चुकी हैं, आप इस बात को मानते हैं। एक समय था जबकि एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए आपको चक्कर काटने पड़ते थे, और अगर ख़राब हो जाए तो उसके लिए आपको कई बार कुछ ना कुछ अंडर हैंड भी देना पड़ता, तब आपका फ़ोन ठीक होता था। लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है ये। 92-93 में जब टेलीकॉम क्रांति आई और एक नए हिमाचल फ्यूचरिस्टिक और इस तरीके के STL वगैरह कंपनीज थी जिनको आपने अलाउ किया कि वो बिड कर सकें, और बड़ा हाई बिड किया उसको। उसके बाद वो फेल हो गया उसको इम्प्लीमेंट करने पर, लेकिन वो उसमें वो एरिया जरूर ओपन अप हो गया था। अब सवाल इस वक्त ये आ रहा है कि वो अगर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं या वो इस वक्त एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनकी ज़मीन को, लैंड बैंक को मोनेटाइज किया जाए? इसमें मेरा थोड़ा एक रिजर्वेशन ये है कि 2016 की नोटबंदी के बाद जो ज़मीनों की कीमतें हैं उनमें 30 से 35% की गिरावट आ गई है। और उसके बाद से वो रेट वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो इस वक्त वो वाइज नहीं होगा कि आप उनको सेल आउट करें, क्योंकि उससे और सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें और सप्रेस होंगी। ये जो IIM वाले तैयारी कर रहे हैं कि साहब उसके लैंड को मोनेटाइज करें, आपके हिसाब से उसके लिए करने का सही वक्त नहीं है? उसका सही वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि 2016 की नोटबंदी के बाद से लगभग 30% के आसपास जो गिरावट आई हुई है ज़मीनों में, खरीदार नहीं है। उस वजह से ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। अच्छा तरीका ये रहेगा, एक्चुअल बात ये है कि जब आपने शुरू किया था तब आप मजबूर थे, आपको BSNL लाना था। आज आपकी मजबूरी नहीं है, तो इसका तरीका ये होगा कि इसको स्लो डेथ की तरफ जाए, ये स्लो पॉइजन की तरीके से। और वो ये है कि लोग रिटायर हो रहे हैं, अगले 5 साल में आधी वर्कफोर्स रिटायर होने वाली है, तो उतने समय आपको उसको झेलना पड़ेगा। मतलब आपका कहना ये है कि भले ही इसको अभी बंद ना किया जाए, इसको चलते रहने दिया जाए, लेकिन इसके और नए विकास के, नए एक्सपेंशन का सीन नहीं बनता। और एग्जैक्टली वही है भी, सरकार ने नए फंड देने से इनकार कर दिया। 80s में जब हम सब लोग, मैं तो खैर आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हूँ, हमारी उम्र ये है, 80s में जब हम पढ़े थे ग्रेजुएशन में, तो हम पढ़ते थे इकोनॉमिक्स के पेपर में कि सरकार की इच्छा ये है कि पब्लिक सेक्टर शुड बी एट द कमांडिंग हाइट्स, यानी सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के शिखर पर होना चाहिए। 80s तक हमने पढ़ा और समझा है। ये वो एक तरह से इकोनॉमिक विजन नहीं, पॉलिटिकल विजन था। और उस पॉलिटिकल विजन में कहीं ना कहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसकी प्रेरणा हमने USSR से ली कि प्लानिंग हो, सब कुछ कमांड हो सेंटर के हाथ में, पब्लिक सेक्टर के हाथ में। वो पॉलिटिकल विजन अभी हमको जस्टिफाई नहीं लगती, लगभग सब देशों में खत्म हो चुकी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि अभी भी आप दिख रहा है कि 75,000 करोड़ की एसेट के बाद 750 करोड़ नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद ट्रेड यूनियंस हैं, सरकारें हैं। मुझे याद है तमिलनाडु में एक सरकार थी जिसका सेंट्रल से एक गठबंधन था। तमिलनाडु की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को वहाँ बंद नहीं करने दिया गया कि साहब ये नहीं बंद की जा सकती, बावजूद इस तथ्य के कि कोई रिटर्न नहीं है। तो कुल मिला के ये जितना आर्थिक मसला है उतना पॉलिटिकल मसला भी है। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी गठबंधन राजनीति की भूमिका है, क्या कभी भी इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल सकता है जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम से, पॉलिटिकल विजन से मुक्त हो? देखिए, हम लोग जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें कई कॉस्ट के जिक्र होते हैं। एक कॉस्ट का जिक्र नहीं होता, वो है पॉलिटिकल कॉस्ट और डेमोक्रेसी हमारी जो और डेमोक्रेसी की एक कॉस्ट होती है। जी बिल्कुल। एक बड़ी कंपनी ITI का भी उदाहरण ले, आप तमिलनाडु का ITI हम आते हैं, हमारे यूपी में है, रायबरेली, कई जगहों पर। रायबरेली सोनिया गांधी का क्षेत्र है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष। वो सिर्फ लंबे समय तक वो काफी नुकसान में रही। उसके पास भी इसी तरह बड़ी जमीन है, जैसे जमीनें BSNL के पास है, उसके पास इलाहाबाद में जमीन, उसके पास रायबरेली में जमीन। उसको आराम से बंद किया जा सकता था, उसका निवेश हो सकता था, उसकी जमीन के नाम पे बिक जाती, बट वो नहीं बिकी क्योंकि वो सोनिया गांधी के क्षेत्र का मामला था। तो ये समस्याएं PSU के साथ जुड़ी रहेंगी। दूसरी तरह की समस्याएं आपकी आती है जो राज्यों, कुछ चीज़ों से राज्यों की पहचान है। कुछ ऐसे PSUs हैं जिससे वो हैं तो सेंटर के, बट राज्यों की उनसे पहचान जुड़ी है। वहाँ भी पॉलिटिकल इशू आते हैं क्योंकि वहाँ का जो लोकल लीडरशिप है वो शायद मना करते हैं कि आप इसको बंद मत करिए क्योंकि हमारे लिए पॉलिटिकली बैकफायर कर सकती है, क्योंकि उससे हजारों लोग जुड़े होते हैं। अगर किसी एक कंपनी में 50,000 एम्प्लॉई हैं तो वो एक बड़ा वोट बैंक भी होता है, उनका परिवार, उनसे जुड़े लोग, उनसे जुड़ी एक पूरी पैरेलल अर्थव्यवस्था होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पॉलिटिकल डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है।
मोदी सरकार जो बड़ी रफ मानी जा रही थी, बहुत टफ की अच्छी डिसीजन लेगी, वो अभी तक HMT जैसी कुछ को ही इन्वेस्टमेंट कर सकी। जी, इसमें इस्कन जी ने महत्वपूर्ण बात ये की कि जब हम पब्लिक सेक्टर का एनालिसिस करें तो सिर्फ हम आर्थिक लागत को ना देख के उसकी एक राजनीतिक लागत भी देखें, और वो इस संदर्भ में देखें कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राज्य और केंद्र के संबंध गठबंधन राजनीति पर आधारित हैं, इसलिए आर्थिक विषयों के विश्लेषण पर ही हम पब्लिक सेक्टर को तय नहीं कर सकते, ऐसा स्कंजी ने कहा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। स्कंजी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की, और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में आपको कुछ नियमों का, कुछ बंधनों का, कुछ लिमिटेशंस का पालन करना होता है। 1991 में उदारीकरण के वक्त ये माना गया कि पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स आ जाएंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन स्कंजी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि लगभग 91 से लेकर आप माने करीब 3 दशक जा चुके हैं, अभी भी HMT या कुछ एक पब्लिक सेक्टर इकाइयों को छोड़कर कोई मास डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम्स हमारे सामने नहीं आ रहे। बावजूद इस तथ्य के कि हम हर साल रोते हैं कि एयर इंडिया घाटा इतना हो गया। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि जुलाई में नई सरकार बन जाएगी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स का क्या एजेंडा आप रखना चाहेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स की? मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। 1978 में चाइना में ये PSU के बाद उदारीकरण शुरू हुआ था, हमारे यहाँ लेट हुआ। 91 का आपने जिक्र किया कि जहाँ हमने LPG पॉलिसी लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। उससे पहले चाइना में 78 में शुरू हुआ था। वहाँ ये PSU नहीं कहते हैं, इसको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज बोलते हैं, SOE, हम इसे PSU बोलते हैं। तो उस वक़्त जो SOE थे उनका GDP में 80% हिस्सा था। 78 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आज वहाँ पर उनका हिस्सा सिर्फ 18% है, लेकिन वर्क फोर्स 50% है। 75 करोड़ वर्कफोर्स जो है चाइना में, उसका 50% आज भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। तो मुझे BSNL का और जो मसले हैं जिसमें वो भी नहीं कर पाए इस बात को, जब आप सोच सकते हैं कि 80% से 18% पर हम आ गए चाइना में, लेकिन वर्कफोर्स 50% अभी भी उन्हीं सेक्टर में काम करती है। तो वहाँ एक सोशल ऑब्लिगेशन उस तरीके का है, वो यहाँ भी चलेगा, इसलिए स्लो डेथ का ही रूट हमको अपनाना पड़ेगा। रही बात डिसइन्वेस्टमेंट की, तो मैं ये बात रखना चाहूँगा, कल की ही बात है, 80,000 करोड़ का हमारा टारगेट था और हमने 85,000 करोड़ को किया है। तो 85,000 करोड़ हमने डाइवेस्टमेंट किया। हो ये रहा है कि हमने एक नया रूट पकड़ा है। उस नए रूट को अगर आप समझें तो वो एक ETF का रूट है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का रूट है, जिसमें CPSE ETF और भारत 22 करके 2 फंड हैं। एक को रिलायंस चलाता है, एक को ICICI चलाता है। उसमें 11, अब पहले 10 थे, अब 11 पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिनके शेयर्स को हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट में थोड़ा फ़र्क मजबूत कहते हैं, डाइवेस्टमेंट किया तो कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट किया। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है और डाइवेस्टमेंट जब वो बेच देते हैं तो उसको डाइवेस्टमेंट कहते हैं। तो ये जो CPSE ETF है, इसके द्वारा गवर्नमेंट ने, CPSE मतलब केंद्रीय पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो हैं, ये हो ही ऐसा रहा है कि मैं इसको एनालॉजी अगर आपको बताऊं कि अगर मैं ज्वार का आटा बेचने जाऊं तो कोई नहीं खरीदता है, अगर मैं चने का आटा बेचने जाऊं तो कोई नहीं खरीदता है, मतलब मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मल्टीग्रेन आटा बेचता हूँ तो सब खरीद लेते हैं। तो ये मल्टीग्रेन आटे की तरीके से आप ये माने कि CPSE ETF जो है, इसमें हमने 10 शेयर्स का एक इंडेक्स सार्वजनिक उपक्रम 10 हैं, 10 है, सेक्टर बना दिए, तो 10 कंपनियों के शेयर इकट्ठे एक जगह और उसका म्यूचुअल फंड बना दिया और उसको हम लेके आए हैं। तो वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 6 गुना ओवर सब्सक्राइब कल तक हो गया। वो जनता ने पसंद किया और इस रूट के द्वारा पसंद करने पर गवर्नमेंट चुपचाप धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। वो उस तरीके से इशू लेके नहीं आती कि हम किसी कंपनी को बेच रहे हैं, वो लेके भी आते हैं तो मार्केट कंडीशन में बेच नहीं पाते हैं। तो उन्होंने सबको मिला के एक मल्टीग्रेन आटा टाइप बना दिया, जिसमें और उसको वो बहुत सक्सेसफुल है। सबसे कामयाब प्रयोग है ये, बहुत कामयाब प्रयोग है। और एक्चुअली में कंट्रोल और ओनरशिप के 2 चीज़ें होती हैं, आप समझते हैं इस बात को। तो ओनरशिप को हटाते हुए कंट्रोल को तो आप 20% में भी अगर आप स्टेक रखते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। तो फिलहाल तो वो कम कर रहे हैं, लगभग 60% के आसपास जहाँ तक स्टेक गवर्नमेंट का आ सकता है वहाँ तक वो बेच रहे हैं। तो यही एक तरीका है, आप एकदम से PSU सेक्टर को बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे आपको उसमें से निकलना पड़ेगा। जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि बावजूद इस तथ्य के कि पब्लिक सेक्टर की इकोनॉमिक्स बहुत अट्रैक्टिव ना हो, लेकिन अभी भी जिस तरीके से बेचा जा रहा है उस तरीके से उनका मार्केट है। मगर एक मसला और आता है इसमें कि पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे होता यूँ है कि एक सरकारी बैंक के शेयर्स को उठाया और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा कि भैया रख लो इसको।
तो ये डिसइन्वेस्टमेंट की सही स्पिरिट तो ना अब हो। ये नहीं है सर, अब ये जो इसमें जो है ये पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करती है और इसमें हाँ, कुछ ETF discount वाला है। मसला हाँ, हो गया। ETF। हाँ। उसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये जो ETF में आ रही कंपनियां, वो कंपनियां ऐसी है ना कि जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं। हमारी समस्या PSUs की वो हैं जो सिक कंपनीज हैं, जो हमारे लिए लाइबिलिटी हैं। आप अगर देखेंगे कि अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए टोटल 300 PSU से हमारी आमदनी है, तो उसकी आधी आमदनी जो है वो अकेले 6 कंपनियों से आ रही है। 1/3 आमदनी 2 कंपनियां इंडियन ऑयल और ONGC दे रही हैं। आपको अगर इनका डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो हाँ नहीं, असल में बात यह है कि जैसे एक नवरत्न स्कीम थी, वो हट के अब महारत्न और मिनी रत्न और नवरत्न करके अब नवरत्न भी कम से कम 16 हो गए, 9 नहीं रह गए। तो उनको कैटेगराइज करने का मतलब ये है कि हम उनको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पर उनको वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं और खाली उससे आगे बढ़ रहे हैं हम। मतलब कहने का आशय ये है कि पब्लिक सेक्टर कोई एकदम से यूनिफाइड इकाई नहीं है, इसमें बहुत अच्छी मुनाफे वाली कंपनियां हैं, लगभग 300 कंपनी हैं, लॉस मेकिंग कंपनी। तो समस्या मुनाफे वाली कंपनी नहीं है, समस्या लॉस मेकिंग कंपनी। आपको अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट का भी जिक्र याद होगा, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट विवाद में सिर्फ इसलिए आया था कि कई कुछ को कम कौड़ियों के दाम पे बेच दी गई थी कुछ चीजें, कुछ प्रॉफिटेबल यूनिट्स भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गई थी। तो इस डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाने में हमें तय करना पड़ेगा कि हम उसमें क्या हमारी जो दुधारू गाय है उनका इन्वेस्ट करेंगे, या हमारे लिए जो प्रॉब्लम बन गई हम उनका भी मैं इन्वेस्ट यहाँ करेंगे। कहना चाहूँगा कि ये जो नुकसान है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, ये भी एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का ही निर्वहन हो रहा है। आप देखें, अगर माना मैं बैठा के भी किसी को तनख्वाह दे रहा हूँ, बेसिक इनकम ही दे रहा हूँ मैं फिलहाल, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन वो जो घाटा है उनमें वो किसी का लाभ तो होगा बैलेंस शीट के हिसाब से। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन इसको व्यापक स्तर पे देखें कि किसी को बैठा के आप सैलरी दे रहे हैं तो उन्हीं को दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। तो एक प्रिविलेज तो हम सेक्शंस हम क्यों क्रिएट करें। मैं कुछ और बात ये कहना चाह रहा था कि चूंकि वहां आप किसी को तनख्वाह दे रहे हैं, वो आप अचानक से बंद नहीं कर सकते। नहीं, वो तो इसलिए वो एक नेसेसरी इल है, वो कुछ समय के अनुसार आपको। नहीं, इसमें मूल सवाल ये है कि अब तक जो हुआ, जैसी स्थिति है और जो एम्प्लॉयज है उनको आप निकाल नहीं सकते, निकालना चाहिए भी नहीं। लेकिन मूल सवाल ये कि आगे बिजनेस एक्सपेंड करना है, पब्लिक सेक्टर को कितना बढ़ाना है। क्योंकि एक इसमें और व्यापक सवाल ये खड़ा होता है कि प्राइवेट सेक्टर सस्ता है, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है, हम गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है पब्लिक सेक्टर निकम्मा काम नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर लुटेरा वो लूटता है। जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेरा एडमिशन ही नहीं होना, मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा, हार्ट अटैक आएगा, सामने मर जाऊंगा। मुझे एडमिट करा दिया आपने किसी निजी क्षेत्र के अस्पताल में, वो मुझे बचा लेंगे, लेकिन मेरा बिल बनाएंगे 20 लाख। तो 20 लाख देख के मुझे दूसरा अटैक आ जाएगा। बहुत संक्षेप में कहना ये चाहता हूं, क्या निकम्मेपन वर्सेस लूट और कोई थर्ड ऑप्शन भारतीय पब्लिक के पास नहीं है। इन्हीं दोनों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा मानना था कि जैसे BSNL को भी बंद नहीं होना चाहिए, एयर इंडिया को भी बंद नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि BSNL इस बात की गारंटी है कि आगे चलकर वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, रिलायंस ये कार्टेल नहीं बना लेंगे। एयर इंडिया बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक ऐसी एयरलाइंस होनी चाहिए जिस पर पब्लिक का नियंत्रण है। ऐसा नहीं जो ये 1990 के आसपास जब ये सारी चीजें आई थी तो एक सिद्धांत बना था कि एक पब्लिक सेक्टर का एक इस तरह की जिसमें जो मोनोपोली भी नहीं है और उसमें 5-6 कंपनियां ही हैं खाली, तो उसमें एक पब्लिक सेक्टर भी रहे जिससे कि वो पब्लिक सेक्टर का एक काम ये है कि जो निजी क्षेत्र के ऑपरेटर गिरोह ना बना लें और उसकी गिरोह को रोकने के लिए एक जनहित में काम करने वाली पब्लिक सेक्टर इकाई हो। लेकिन इसमें कुछ आंकड़े मेरे सामने अनिल जी आते हैं और आपके सामने पेश करूंगा, आप बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं। HDFC बैंक अगस्त 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। आंकड़ा ये बताता है कि इस बैंक का मार्केट में वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आज जिस शेप में हम देखते हैं, जुलाई 1955 में आया था, उसकी वैल्यू 2,66,000 करोड़ है। यानी कि HDFC बैंक नया बैंक है, फिर भी वो 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने की पोजीशन में है। एक आंकड़ा और, पंजाब नेशनल बैंक मई 1894 में स्टैब्लिश हुआ। इसका कुल मार्केट वैल्यूएशन जितना है 34,864 करोड़, 34,864 करोड़। यानी HDFC बैंक आज की तारीख में 18 PNB खरीद सकता है। उम्र का फर्क देखें। सवाल कुल इसमें यह आता है कि बैंकिंग सेक्टर में हमारे मित्र ने बात कही कि साहब एक ऐसा हो जो गारंटी करे, मगर इतने फर्क कैसे आ गए एफिशिएंसी और मार्केट वैल्यूएशन में कि कल का बैंक बहुत आगे निकल गया और हमारे सरकारी बैंक जिनके पास सब कुछ है वो बहुत पिछड़ते दिखाई दे। इसका कारण ये है कि आप तो हमारी रिपोर्ट में बताया गया था कि NPA डूबत कर्ज
वो भी आपको सरकारी बैंकों में ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल, आपने पहले इस बात को रखा था। मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगा, ना केवल पीएनबी बल्कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को खरीद सकता है एचडीएफसी बैंक। अगर आप अकेला आप अलग अलग गिने मत, क्योंकि अगर आपने 18 पीएनबी गिन लिए तो उसमें 21 ही तो बैंक हैं, वो पीएनबी से छोटे हैं। मतलब ये बड़ा भारी तराजू है, एक निजी बैंक सारे पर। हाँ, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप इसमें लगा रहे हैं। इसके दो कारण है कि मार्केट आपको किस तरीके से देखती है, आप वो हैं। मेरा प्लॉट मैंने 200 गज का लिया, 10 लाख का, वो आज 20 लाख का हो गया, इसका मतलब नहीं कि वो 200 से 400 गज हो गया। मार्केट उसके 40 लाख दे रही है, इसलिए वो 40 लाख का हो गया। तो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को जो मार्केट वैल्यू दे रही है, उसकी वजह से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है। वो वैल्यू क्यों दे रही है, अब ये सवाल है। वो वैल्यू क्यों दे रही है, ये सवाल है। इस सवाल को यदि हम देखें और अगर हमें समय परमिट करे तो एचडीएफसी बैंक इस वक्त विश्व का सबसे महंगा बैंक है। अगर आप इस बात को इस तरीके से भी देखना चाहें, वो रेशियो ये है कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पीवीवी रेशियो के हिसाब से अगर आप देखें तो इतना महंगा बैंक कोई भी लिस्टेड बैंक पूरे विश्व में नहीं है। ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को खरीद सकता, अलग बात है। हालांकि एचडीएफसी की स्थापना वो खुद आईसीआईसीआई ने करी थी और ये एक एफिशिएंट बैंक है। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ 74% तक का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है और पब्लिक सेक्टर बैंक में सिर्फ 20% है। पब्लिक सेक्टर बैंक में 20% अलाउड है और प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74% है। इसका मुख्य कारण ये है कि 51% से कम तो गवर्नमेंट ही आने को तैयार नहीं है, तो 74% हम वहाँ कर कैसे सकते हैं, ये एक मुख्य बात है। तो जब फॉरेन कैपिटल आती है तो अपने साथ एफिशिएंसी भी लाती है और वो आप एक प्रेशर भी लाती है कि आप परफॉर्म करें। और वो बड़ा कंजर्वेटिव लुक रहा उसकी जो विज़न था, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो उनके हेड हैं एचडीएफसी बैंक के, पुरी साहब, वो जब से बना तब से लेके आज तक वो एक ही विज़न चल रहा है, कभी चेंज ही नहीं हुआ है। तो एक आदमी का विज़न काफ़ी लंबा, अब हमारे यहाँ 2-2 साल में चेयरमैन बदल जाते हैं, 3-3 साल में गवर्नमेंट बदल जाती हैं, 4-4 साल में। बड़ी महत्वपूर्ण बात की, प्रबंधकीय दृष्टिकोण से एक प्रबंधक जो 25 साल तक एक बैंक पे विजन दे सकता और आगे का प्लान कर रहा है, और एक सरकारी बैंक जहाँ 2 साल के लिए बंदा वो भी श्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रतिभा का मसला आता है, एक टैलेंट का मसला आता है। मैं अध्यापक होने के नाते स्कंजी आपको शेयर कर सकता हूँ कि एक ज़माने में टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट बच्चे, पढ़े लिखे, टॉपर्स, फर्स्ट डिविजनर्स, उनके माइंड में एक क्रेज़ सरकारी नौकरी का होता था। सरकार, एसबीआई पीओ में जाएंगे, पीएनबी पीओ में जाएंगे, वो क्रेज़ आज भी है। लेकिन अभी वो इंटेंसिटी के साथ वहीं जाएंगे वो कम हो गया। अब तो अपना बच्चा लिखता पढ़ता है और प्राइवेट में पैकेज देके निकल जाता है। तो कहीं आपको ये लगता है कुछ प्रतिभा का संकट भी है कि वहाँ टैलेंट उस तरह का नहीं आ रहा है जिस तरह का? बिल्कुल। अगर एक उदाहरण मैं देता हूँ, अरुंधति राय, अरुंधति भट्टाचार्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन थी, और उस समय चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन थी। दोनों के पैकेज में करीब 90 गुने का डिफरेंस था। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। जो हम ज्वाइनिंग करते हैं, जो एक एचडीएफसी बैंक में जो मिड लेवल का ज्वाइनिंग लेवल में स्टेट बैंक ज्यादा देगा, नो डाउट, लेकिन मिड लेवल पे आते आते ही जो डिफरेंस है, सैलरी डिफरेंस, वो बढ़ने लगता है। तो निजी क्षेत्र में क्या है, इस तरह से टैलेंट जो है वो ज्यादा हायर कर रहे हैं। आप किसी बिल्कुल 90 गुना भले ही था, लेकिन फिर भी इंटेंशन मेलाफाइड उसी की हुई जिसका 90 गुना था। तो वो इन द सेंस के वो थोड़ा सा दिक्कत है। बिल्कुल, हाँ, दिक्कत देखिए, वो तो इंटीग्रिटी का इशू है, वो तो प्राइम मिनिस्टर में भी वो 90 गुना में भी आप नहीं इंश्योर कर सकते, नहीं कर सकते। एक और जो इसमें बात मैं कहना चाहूंगा कि एक प्राइवेट बैंकों को फायदा ये है कि वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर फोन करके नहीं कह सकता कि आप इनको लोन दे दो। बिल्कुल सही, क्योंकि वो उनका पैसा है लोन। यहाँ पे इस बैंक का पैसा कोई ओन करने को तैयार, चेयरमैन भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका बैंक है और वो अपने बैंक के साथ गलत नहीं होने देगा। लेकिन इतने कुछ सालों से ये चीज कम हुई है सर। हाँ, कमी हुई है, बट अभी भी बरकरार है। 2 बातें रखी कि प्राइवेट सेक्टर में पैकेजेस बहुत ज्यादा हैं, और आपने एक बात ये रखी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने के इंसेंटिव अलग तरह के हैं, माहौल अलग तरह का है, पब्लिक में माहौल अलग तरह का है। आपने एक बात और सामने रखी थी कि चीन में 1978 से अलग तरह का निजीकरण किया, सरकारी रोजगार, सरकारी कंपनियों को अलग तरह से लेके गए। क्या आप वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमसे शेयर कर सकते हैं? हाँ, वो बंद नहीं, चीन से हम पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या सीख सकते हैं? हाँ, देखिए, पहली बात तो आप सीख क्या सकते हैं, बल्कि हम उसको बिल्कुल रेप्लिकेट ही कर रहे हैं। उन्होंने भी अगर बंद की होती तो 50% आज भी कैसे उसमें काम कर रहे होते, जिनका कि जीडीपी में सिर्फ 18% रह गया। 80% से 18% आप आ गए, लेकिन आपके जो काम करने की संख्या है वो 50% फिर भी है। इसका मतलब उन्होंने ना तो किसी को नौकरी से निकाला है, ना उन कंपनीज को बंद किया है, बल्कि क्या है, वही मॉडल हम अपना रहे हैं। वो ये है कि जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है, या जो नेक्स्ट इंक्रीज है, या जो एक्सपेंशन है, वो प्राइवेट सेक्टर में है। आप ये देखिए कि हम लीडर हैं सॉफ्टवेयर में, एक भी आपको सरकारी कंपनी नहीं मिलेगी जो लीडर है। बल्कि सर, मैं एक छोटी सी बात ये बताना चाहूँगा कि एक सरकारी कंपनी, उसके खत्म होने से हम कितने बड़े लीडर बन गए आईटी में। मैं आपको एग्जाम्पल, एक कंपनी थी अपट्रॉन, आपके सायाबाद में उसकी फैक्ट्री हुआ करती थी। वो एक सरकारी कंपनी थी, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स। उससे निकले हैं एनआईटी के संस्थापक, उससे निकला है एचसीएल का संस्थापक। शिवनादर भी वहाँ नौकरी करता था, और जो एनआईटी के। तो एक सरकारी कंपनी में टैलेंट की कमी नहीं थी, चूंकि वहाँ एफिशिएंसी नहीं, उनको आगे विंग्स नहीं थे कि वो उड़ सकें,
तो आज दो बड़ी कंपनी जो विश्व में बहुत स्थापित कंपनीज हैं और इंडिया की जीडीपी में बहुत उनका सर्विस सेक्टर में एक बहुत बड़ा योगदान है, उसको दोनों के संस्थापक एक सरकारी कंपनी से निकले थे। और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट तो ऐसा नहीं है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में भी देखें तो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बहुत एफिशिएंट बैंक था वो था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। वो खत्म हुआ तो उसको एक पब्लिक सेक्टर बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने बचाया। तो हम ये कहें कि प्राइवेट सेक्टर में ये सब कुछ नहीं होता है करके, आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक से भी बड़ा बैंक था। उसने शुरू में ही स्टॉक मार्केट के इनोवेशंस करी थी। हाँ, रमेश गेली उसके चेयरमैन थे, केतन पारिक के साथ कुछ उनके संबंध हो गए, इस तरीके के बैंक को उन्होंने खराब किया, लेकिन बचाया किसने? आखिरकार पब्लिक सेक्टर ने। तो पब्लिक सेक्टर वहाँ रहा, लेकिन अब समय बदल रहा है सर। बैंक में एक मैं और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जब हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात करेंगे तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो जो है सामाजिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा देश ग्रामीण, अभी भी ग्रामीण परिवेश वाला बैंक है और आप वहाँ पे निजी बैंक ढूंढने से भी मैं आपको यहाँ छोटी सी बात बताता हूँ। ये कहना कि प्राइवेट सेक्टर सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, 4 लाख करोड़ रुपया अपना पर्सनल वेल्थ का विप्रो के चेयरमैन ने सामाजिक कार्यों में लगा दिया। अगर हम ये कहते हैं कि सामाजिक कार्य पब्लिक सेक्टर, वो भी इशू चेंज हो रहा है अब। एक फिलोनोथ्रॉपी एक इस तरीके की हो गई है, फिलोनोथ्रॉपी, मानवतावाद। 4.25 लाख करोड़ रुपया आदमी अपनी जेब से अपने ट्रस्ट में देता है कि साहब समाज का कार्य हो। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। अजीम प्रेम जी को प्राइवेट सेक्टर कहना भारत के तौर पर, अगर अजीम प्रेम जी को हटा दिया जाए तो दूसरा नाम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये यूएस से करते हैं। बिल्कुल आपने कहा कि इंटीग्रिटी के मसले या समाज को देने के मसले, ये दोनों व्यक्ति पर डिपेंड करते हैं। एक बड़ा मसला ये भी है कि आप हम एक्सपर्ट्स कुछ भी डिसाइड कर लें, चीज़ें अल्टीमेटली पॉलिटिकल लेवल पे तय होती हैं। जैसे केरल में अभी एक एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया गया और उसकी बिड एक ऐसे उद्योगपति को दे दी गई जिसको वहाँ की सरकार, लेफ्ट सरकार, बहुत पसंद नहीं करती। केंद्र ने एक पॉलिसी बना दी साहब कि सारे एयरपोर्ट्स जो कि मूलतः आते हैं केंद्र के नेतृत्व में, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में, मगर उसके लिए ज़मीन आएगी राज्य से, वो राज्य के केंद्र अधिकार में आता है। तो मसला ये है कि जहाँ राज्य और केंद्र का टकराव हो, उस स्थिति में केंद्र के लेवल पे आप कुछ भी बना दें, क्या अंततः वो कहीं रिजल्ट देने की स्थिति में पहुंचेंगे? कन्फ्लिक्ट कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में अगर कन्फ्लिक्ट है तो वो नुकसान पहुंचाता है। तो सेम हम यही रिजल्ट नतीजे हम यहाँ करेंगे। और खासतौर पे एयरपोर्ट में ज़मीन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि वो सबसे ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से इक्विटी के तौर पर नहीं ला सकते। आपको वो लैंड चाहिए और लैंड पर अधिकार राज्य सरकार का है। तो अगर राज्य सरकार लैंड में अगर आपको परेशानी देती है या देने से इनकार कर देती है तो आपका एयरपोर्ट कभी सफल नहीं हो पाएगा। रांची के एयरपोर्ट का मैं एक उदाहरण देता हूँ। उड़ान में रांची टाटा जमशेदपुर एयरपोर्ट का, टाटा बिल्कुल चाहते हैं कि जमशेद एयरपोर्ट को बड़ा एयरपोर्ट बना दिया जाए, बट उनकी ज़मीन के आगे रेलवे लाइन गुजर रही है। टाटा पूरा पैसा लगाने को तैयार है, सरकार भी तैयार है, बट ज़मीन की कमी की वजह से वो एयरपोर्ट नहीं बन सकता। तो आपके पास अगर सभी चाह रहे हैं, राज्य सरकार भी चाह रही है, सभी चाह रहे हैं, बट आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप एयरपोर्ट पे काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उसका हश्र तो आप समझ सकते हैं। इसकन जी का कहना महत्वपूर्ण ये है कि ये सारे मसले इतने व्यापक, सेम पेज पे लेना पड़ेगा राज्य सरकार, केंद्र भी आए, राज्य सरकार है, बल्कि जमीन का मसला हो, ग्राम पंचायत भी आए, तो वो मसले आए। बिल्कुल सही। और पब्लिक सेक्टर का मसला सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है, इसके गहरे गहरे राजनीतिक अर्थ और आशय हैं। और एक लंबा रिफॉर्म है, 1991 से अब तक 30 साल हो चुके हैं जब हमने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया था, और 3 दशक बाद भी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार, नीति निर्धारक इन चुनौतियों को समग्र तौर पर देखेंगे और हम भविष्य में एक बेहतर पब्लिक सेक्टर देख पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।